जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना-अपना पढ़ाई भी करते होंगे। तो चलिए पुनः आ चुका हूँ आप लोगों के बीच, है ना? इससे पहले हम आप लोगों को गुप्त वंश के बारे में पढ़ा रहे थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार के सिक्के के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार के सिक्के तक पढ़ा चुके हैं। आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 दरबारी विद्वानों की सभा, है ना? यानी 9 जो विद्वान थे, कौन-कौन विद्वान थे और उन विद्वानों का क्या-क्या काम था, उन सभी को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 दरबारी विद्वानों की सभा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 दरबारी विद्वानों की सभा को नवरत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? नवरत्न कहा गया है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में जो 9 जो विद्वान रहा करते थे, उन 9 विद्वान को नवरत्न के नाम से पुकारा जाता था। उन सभी को नवरत्न कहते थे, ठीक है? चलिए, आगे हैं तो और कौन-कौन से विद्वान थे, उन सभी के बारे में हम लोग बारी-बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे आता है कालिदास का नाम। आप लोग पहले भी जान चुके होंगे, नाम जानते होंगे, पहले से भी जानते होंगे नाम कि कालिदास कौन थे, ठीक है? तो सबसे पहले आता है कालिदास, नंबर 1 कालिदास। और ये कालिदास जो है ना, ये साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे। और कालिदास को जो है ना बाबू, इसे भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। यानी भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है, ठीक है? और ये एक साहित्यकार थे, लिटरेचर थे, ठीक है? आगे हैं बेताल भट्ट। बेताल भट्ट एक जादूगर थे। क्या थे? जादूगर थे। जादूगर होता है ना, जादू टोना होता है ना, बस वही थे। कौन? तो बेताल भट्ट। वो भी क्या थे? जादूगर थे। आगे हैं घट करपर। क्या है? घट करपर। घट परकर भी थे, जिस जो क्या थे? घट परकर जो विद्वान थे, वो क्या थे? वो एक कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ का मतलब ये होता है कि हर एक चीज को देख रेख करना और सभा को संबोधित करना, उसी को बोला जाता है कूटनीतिज्ञ। एक दूसरे के बीच संबोधन करना या बातचीत करना, उसी प्रकार का जो है ना, काम जो किया जाता है, उनको कहा जाता है कूटनीतिज्ञ। क्या कहा जाता है? तो कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद है शंकु, यानी वास्तुकार। ये जो शंकु थे, ये क्या थे? वास्तुकार थे। वास्तुकार का मतलब होता है कि भवन का निर्माण करवाना या किसी भी चीजों का संरक्षण करना, है ना, रक्षा करना, वो सब वास्तुकार का काम है। समझ गए ना? तो शंकु क्या थे? वास्तुकार थे। उसके बाद है अ, धनवंतरी। धनवंतरी एक चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। उसके बाद वररुचि, ये एक व्याकरणवेत्ता थे। समझ गए ना? व्याकरण का जो है इसके पास जानकारी बहुत ही ज्यादा रहते थे। यानी किस शब्द को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, उन सभी का काम कौन करते थे? तो वररुचि करते थे, ठीक है? चलिए, आगे हैं अमर सिंह। अमर सिंह एक कोशकार थे। क्या थे? कोशकार थे। उसके बाद है वराह मिहिर, यह एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री का मतलब यही होता है कि मान के चलिए आने वाले समय में भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मतलब उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और समझना, वो सारा का सारा किसका जिम्मेवारी है? तो वो खगोल शास्त्री का होता है, ठीक है? वो आपको वराह मिहिर के अंदर आ जाता है। आगे है छपनक। क्या है? छपनक, ये एक ज्योतिष है। क्या है? ज्योतिष है। तो ज्योतिष के बारे में समझते ही होंगे। ज्योतिष क्या होते हैं? एक प्रकार से आप मान सकते हैं ज्योतिष बाबा, जैसे ज्योतिष का मतलब ये होता है कि किसी का हाथ जो चेक किया जाता है और भविष्य के बारे में जो बताया जाता है कि आपके भविष्य में ये होगा, है ना, कब क्या होगा, नहीं कब शादी होगा, कब क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में जो बताया जाता है, उसी को ज्योतिष बोला जाता है, ठीक है? चलिए, आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? फाहयान थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो चीन से जो एक यात्री आए थे पहली बार, जिसका नाम था फाहयान। क्या नाम था? फाहयान। क्या नाम था जी? फाहयान। और फाहयान जब आए ना, तो एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम था फा क्यों की। क्या था नाम? फा क्यों की, ठीक है? आगे है गढ़वी अभिलेख के अनुसार परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक थे। यानी गढ़वी अभिलेख के अनुसार जो है ना, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है? आगे है, उसके बाद आ जाइए कुमार गुप्त। उसके बाद जो है, जब चंद्रगुप्त द्वितीय का जब देहांत हो गया, उसके बाद उसका पुत्र आया, जिसका नाम था कुमार गुप्त, ठीक है?
वो जब कुमार गुप्त आए तो वो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक जो है शासन किया गुप्त वंश पे, ठीक है। और इसके पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इसके माता का नाम क्या थे? ध्रुव सुमामनी नाम थी, ठीक है। जो कि ध्रुव सुमामनी पहले किसकी पत्नी थी? रामगुप्त का, बाद में किसका हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। और ध्रुव सुमामनी के बेटा है एक जिसका नाम है कुमार गुप्त, ठीक है। हाँ, और कुमार गुप्त को जो उपाधियां भी मिला है, महेंद्र द्वितीय, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्व महेंद्र। यानी महेंद्र महेंद्र नाम जिसमें भी आएगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है ना कुमार गुप्त को उपाधि मिला हुआ है, कुमार गुप्त का ही नाम है, ठीक है ना। आप ऐसे समझ लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए आप लोग, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। यानी कुमार गुप्त ने ही जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सर्वाधिक सिक्के कुमार गुप्त द्वारा चलाए गए एवं सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए गए। यानी सबसे अधिक जो सिक्के चलाए ना वो कुमार गुप्त ने ही चलाए। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? तो इसमें जैसे देख लीजिए आप, ये जो क्या कहते हैं कुमार गुप्त, ये 14 प्रकार के सिक्के चलाए। कुमार गुप्त जो है वो 14 प्रकार के सिक्के चलवाए और 18 प्रकार के अभिलेख लिखवाए, है ना। उसके बाद कुमार गुप्त ने अयोध्या को अपनी नई राजधानी बनाया। यानी कुमार गुप्त जो है ना वो अपना एक नया राजधानी बनाया। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय तो उज्जैन को राजधानी बनाया था, उसी प्रकार से जो है कुमार गुप्त ने भी एक अलग राजधानी बनाया जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या को ही अपना राजधानी बनाया था। और जो ये कुमार गुप्त है ये 14 प्रकार के सिक्के चलाए और 18 प्रकार के अभिलेख लिखवाए, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। आगे है कि कुमार गुप्त के सिक्कों पर हमें गरुड़ की जगह मयूर की आकृति मिलता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या था? गरुड़ का चित्र था ना। उसके समय में क्या हुआ? कुमार गुप्त के समय में कौन सा चित्र आने लगा? तो गरुड़ की जगह पे मयूर की आकृति मिलना शुरू हो गया। उसके सिक्का पर मयूर का सिक्का मिलना शुरू हो गया। और इससे पता चला कि कुमार गुप्त के शैव अनुयायी होने की जानकारी का पता चला। यानी कहने का मतलब यह है कि कुमार गुप्त जो है ना शिव के एक प्रकार से भक्त माने जाते हैं, शिव के एक प्रकार से चला माने जाते हैं। यानी शिव को ज्यादा मानने का काम करते हैं कौन? कुमार गुप्त। इसलिए जो है कार्तिकेय जो थे उसका जो वाहन था वो मयूर ही था। इसलिए वो क्या किए? चंद्र कुमार गुप्त अपना जो सिक्का चलवाए ना उस सिक्का पे मयूर का चित्र को डाला। गरुड़ का चित्र हटा करके उस पे मयूर का चित्र को एंट्री किया, ठीक है। इसी से पता चलता है कि ये जो कुमार गुप्त है ये शैव अनुयायी थे, ठीक है। यानी शिव के भक्त थे। उसके बाद आ जाइए आप लोग, आगे जा आ जाइए स्कंद गुप्त। उसके बाद स्कंद गुप्त का जो है ना शासन चलना शुरू हुआ। और ये स्कंद गुप्त जो है ये 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक जो है शासन किया। और यह गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। स्कंद गुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रहा, राजा रहा, ठीक है, गुप्त वंश का। और इसको जो उपाधियां मिला है स्कंद गुप्त को, इसको विक्रमादित्य का भी उपाधि मिला है, परम भागवत का भी मिला है और शंकोपरम का भी मिला है, शंकरोपम का भी मिला है, ठीक है, शंकरोपम का भी उपाधि मिला है। अगर इसकी काल में हुनों ने आक्रमण किया परंतु स्कंद गुप्त ने हुनों को हराकर अपने राज्य को अक्षुण्ण रखा। यानी स्कंद गुप्त के समय में ही उन्होंने क्या किया? भारत पे अटैक किया, भारत पे आक्रमण किया। भारत जब आक्रमण किया तो युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध में जो है बुरी तरह से जो है उनको हराया और जो है स्कंद गुप्त का विजय हुआ। और स्कंद गुप्त जो है मतलब एक प्रकार से सुरक्षा रखने का काम। तो आगे है इसकी राजधानी भित्री गांव। यानी ये जो है ना वो स्कंद गुप्त ये भी राजधानी एक अलग बना लिया था, ठीक है। जिस जगह का नाम है भित्री गांव, ठीक है। भित्री गांव अभिलेख गाजीपुर, गाजीपुर अब सैदपुर यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, समझ गए ना। भित्री गांव, भित्री गांव को ही क्या बनाए थे? अपना राजधानी बना लिया था कौन? स्कंद गुप्त, ठीक है। आगे स्कंद गुप्त के काल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया गया। यानी स्कंद गुप्त के काल में ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। और सुदर्शन झील जो बनाया है वो किसने बनाया है? तो सुदर्शन झील जो बनाया है वो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे जिसका नाम था पर्ण दत्त।
पर्णदत्त का पुत्र यानी बेटा, पर्णदत्त के पुत्र जो है चक्रपालित द्वारा करवाया, यानी चक्रपालित ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पूछेगा एग्जाम में कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो चक्रपालित हो जाएगा। और चक्रपालित कौन थे बताइए? चक्रपालित पर्णदत्त के क्या थे? पुत्र थे, यानी बेटा थे। ठीक है, और चक्रपालित ने ही जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आगे है, इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। यानी सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया, इसका जो इसकी जो जानकारी हो रही है, ये हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ये जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हो रही है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए आगे, स्कंदगुप्त के बाद के शासक। उसके जो स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आया, वो बिल्कुल कमजोर शासक रहा, बिल्कुल कमजोर शासक रहा। समझ गया ना? बात समझ रहे हैं ना? स्कंदगुप्त शक्तिशाली शासक थे, उसके बाद जो राजा सब जो शासन किया बिल्कुल कमजोर थे, उतना ठीक ठाक नहीं था उन लोगों का। क्या था? उन लोगों का शक्ति उतना ठीक रूप से काम नहीं कर पाया। तो इसमें आ गया पुरुगुप्त, है ना? ये जो है 467 ईस्वी से लेकर के 473 ईस्वी तक जो है ना, ये क्या किए? शासन किए गुप्त वंश पे। और जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। यानी ये जो है ना पुरुगुप्त जो है 467 ईस्वी से लेकर के 473 ईस्वी तक शासन करता है, और ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, बौद्ध धर्म में चला जाता है। ठीक है, आगे है कुमारगुप्त द्वितीय, फर्स्ट नहीं द्वितीय की बात कर रहे हैं। और ये जो है 473 से लेकर के 476 तक इसका शासन रहा। उसके बाद आ गया बुद्धगुप्त जो है 476 से लेकर 494 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद नरसिंहा गुप्त, जिसको हम लोग बालादित्य भी कहते हैं, ये 494 ईस्वी से लेकर के 510 ईस्वी तक का इसका शासन रहा। ठीक, आगे है भानुगुप्त। क्या है? भानुगुप्त। और भानुगुप्त इसके शासन काल में हुण आक्रमणकारी मिहिरकुल यानी तोरमान का पुत्र थे। कौन थे? तोरमान का पुत्र थे। कौन? मिहिरकुल। और इसने क्या किए? मालवा पर अधिकार कर लिया। यानी उस समय में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। युद्ध करने के बावजूद भानुगुप्त को बुरी तरीके से हरा करके और मालवा पर अधिकार कर लिया। कौन क्या था? इससे पहले जो आक्रमण किया था, समझ गया ना, वही हुण ने क्या कर लिया? मालवा को अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है ना, अवैध रूप से कब्जा कर लिया। और इस भानुगुप्त का हरण अभिलेख, इसमें भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। और भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है हरण अभिलेख। उस हरण अभिलेख में पता चलता है कि भारत में जो है ना सबसे पहले जो सती प्रथा होती थी उसकी जानकारी मिलती है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है ना? और भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। यानी सती प्रथा समझते हैं ना आप लोग? जलाया जाता था साथ में ही पति के साथ में। ठीक है, जब पति देहांत करते थे उसके साथ जो पत्नी को जलाने का जो काम करते थे, ये जो मिल रहा है ये हरण अभिलेख से मिलता है सबसे पहले। ठीक है, और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त रहा। कौन रहा? विष्णुगुप्त रहा। यानी 550 ईस्वी में ये राजा थे गुप्त वंश के। ठीक है, पूछेगा कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश के सर्वप्रथम या पहला शासक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। प्रश्न ऐसे ही बनेगा, पूछेगा कि विष्णुगुप्त गुप्त वंश के कौन से शासक थे, तो अंतिम शासक थे। उसी प्रकार से गुप्त वंश के पहला शासक श्रीगुप्त थे और गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि गुप्त वंश का जो पहला जो राजा बना था वो श्रीगुप्त बना था, और श्रीगुप्त ने ही स्थापना किया था गुप्त वंश का। और उसके बाद अंतिम शासक जो बना वो विष्णुगुप्त बना। कौन बना? विष्णुगुप्त बना। आगे गुप्त साम्राज्य का विभाजन, यानी गुप्त साम्राज्य का विभाजन जो किया गया था वो कैसे कैसे विभाजन किया गया था। सबसे पहले तो साम्राज्य आ जाएगा जहां पे राजा शासन करते हैं। उसके बाद प्रांत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। उसको राज्य में बांटा गया, फिर उसको जिला में बांटा गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। विषय माने जिला। ठीक, विषय के बाद विधि में बांटा गया, विधि माने तहसील में बांटा गया, फिर उसको पेठ में बांटा गया, पेठ माने ग्राम में बांटा गया। ठीक है, इस प्रकार से साम्राज्य का विभाजन हुआ था गुप्त वंश का। गुप्त वंश में आगे गुप्त वंश का गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी, यानी गुप्त वंश के समय में जो पदाधिकारी थे जो थे,
यानी प्रशासनिक अधिकारी जो थे, प्रशासन जो थे, वो कौन-कौन थे और किसका क्या काम था, उसके बारे में जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले है प्रतिहार, क्या है? प्रतिहार। ये जो है अंतःपुर का रक्षक था। कहाँ का था रक्षक? तो अंतःपुर का, ठीक है? आगे है महाप्रतिहार, ये राजमहल का प्रधान सुरक्षा सुरक्षा अधिकारी करता है, यानी राजमहल का जो है ना सुरक्षा करने का काम करता था कौन? तो महाप्रतिहार, ठीक है? आगे है महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महासेनापति भी कहते हैं। ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है? उसी प्रकार से आ जाइए आगे, महादंड नायक, और ये जो महादंड नायक थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। आगे है महासंघी विग्रहित, ये युद्ध व शांति का अधिकारी थे और विदेश मंत्री भी से कहा जाता है। विदेश मंत्री यानी युद्ध व शांति का अधिकारी थे। युद्ध जब हुआ करते थे तो शांति करने का काम कौन करते थे? है ना? वो महासंघी विग्रहिक करते थे, जिसे हम लोग एक प्रकार से विदेश मंत्री भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? आगे है पुस्तपाल, क्या है? पुस्तपाल, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला, यानी पुस्तपाल का मतलब ये होता है भूमि का जो लेखा जोखा जो होता है, वो हिसाबधारी जो जमीन का होता है, समझ गए ना? वो करने का काम कौन करते थे? तो पुस्तकाल करते थे, ठीक है? उसके बाद है दंडपाशिक, क्या है? दंडपाशिक, ये पुलिस अधिकारी, यानी दंडपाशिक का मतलब होता है कि पुलिस अधिकारी भी रहा करते थे उस समय में, ठीक है? आगे है महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक, आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, ठीक? ये क्या कहलाएगा? तो महाअक्षपटलिक कहलाएगा। उसी प्रकार से विनय स्फीति संस्थापक कौन थे? तो ये थे धार्मिक एवं नैतिक मामलों का अधिकारी, यानी धार्मिक जो अधिकारी होते हैं वो थे, प्लस में नैतिक मामलों का यानी शांति व्यवस्था कैसे कायम रखना है वो अधिकारी थे, ठीक है? कौन? तो विनय स्थिति संस्थापक। आगे है शोल्वी, क्या है? शोल्वी, ये जो सीमा शुल्क विभाग का प्रधान थे, सीमा शुल्क का क्या थे? प्रधान थे। उसी प्रकार से गोलमिक, गोलमिक क्या थे? तो वन अधिकारी थे, यानी वनों का देखरेख करने वाला थे, ठीक? आगे है ध्रुवाधिक कर्णिक, समझ गए ना? ये अधिकारी सबका नाम है। ये जो थे ना, ये राजस्व एकत्रित करने वाला था, यानी राजस्व को एकत्रित करने का काम करते थे। राजस्व का मतलब ये होता है कि भूमि का जो टैक्स भरते थे, वही टैक्स को इकट्ठा करने का काम और देखरेख करने का काम यही करते थे, ठीक है? आगे है अमात्य, क्या है? अमात्य, ये नौकरशाह, नहीं, नौकर भी रहा करते थे उस समय में, नौकर भी बहुत ज्यादा रहा करते थे। उस नौकर को क्या कहा जाता है? उस नौकर को अमात्य कहा जाता है। आगे है कुमारामात्य, क्या है? कुमारामात्य, ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी थे, सबसे ऊपर का जो अधिकारी होता है जिसे कहा जाता था कुमारामात्य, कुमारामात्य कहा जाता था, ठीक है? आगे है पुरपाल, क्या है? पुरपाल, ये नगर का प्रमुख अधिकारी थे, नगर सबका जो अधिकारी होता है वो थे, ठीक? आगे है कर्णिक, कर्णिक एक लिपिक थे, जो ब्लॉक वगैरह में आपको लिपिक मिल जाएगा, समझ गए ना? उसी प्रकार से आगे हैं रंड भांडा भारी गाड़िक, ये पढ़िएगा इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है रण भांडा गाड़िक, रण भांडा गाड़िक, ये सेना की सामान की व्यवस्था करने वाला, यानी सेना की सामान की व्यवस्था करने वाला। सेना जब जिस समय में युद्ध करते थे ना, उसका सामान का देख रेख करना, भोजन पहुंचाना, ये सारा का सारा काम किसका था? इन्हीं का था, ठीक है? आगे है गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्रहार कहते हैं। यानी अग्रहारी का मतलब ये होता है दान विभाग का प्रमुख। अग्रहारी का मतलब ये होता है जो भूमि दान में दे दिया हो, उसी को अग्रहारिक कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना? और ये अग्रहारिक जो है गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, गुप्त वंश में जो है ब्राह्मण सबको जो जमीन जो दान दिया गया था, जो भूमि दान दिया गया था, उसी को अग्रहारिक कहा जाता है, ठीक है? भूमि को दान देने वाले ब्राह्मण को जो दान देते थे उन्हीं को अग्रहारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रहारिक कहते हैं, ठीक है? तो गुप्त वंश समाप्त हुआ यहीं पे, बस इतना ही कहानी था इसका। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे वर्धन वंश किसे कहते हैं, ठीक है? तो वर्धन वंश के बारे में हम लोग कल समझेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।